नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL के 18 मार्च थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की। और इसमें हम DI भी करेंगे। DI के 3 क्वेश्चंस डेमो DI होगा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस जो बताया गया कि पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे तो उसी तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 14 सेट कर लिए हैं, 13 या 14 सेट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक को बेसिक से पढ़ना है तो बेसिक से पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर या एसएससी CGL 2019 का टॉपिक वाइज जो पेपर सॉल्व करवाया गया वो जाके देख लीजिए, वहाँ पे एकदम बेसिक से करवाया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन कहा गया द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। यानी कि कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 26 सेंटीमीटर है और दो भुजाएं हमें नहीं पता, दोनों भुजाएं। अब आपको एक चीज़ दिया गया कि मान लो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 26 है, ये दोनों समान भुजाएं यानी ये ए हैं। पेरीमीटर आपको 90 दिया गया। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 26 प्लस ए यानी 26 प्लस 2 ये बराबर दिया गया है 90। अगर 26 प्लस 2 ये बराबर 90 दिया गया तो 2 ये बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 26 यानी कि आपका होगा 64। यानी ए बराबर हो गया 32। यानी ए बराबर कितना आ गया? 32। आपसे यही पूछा गया था कि दोनों समान भुजाओं की लंबाई। कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन एवरेज का पूछा गया। कहा गया द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर मंथ्स फरवरी मार्च अप्रैल मई इज Rs 12,000। यानी कि 4 महीने की एवरेज सैलरी 12,000 दिया गया। कहा गया द एवरेज सैलरी ऑफ द मंथ मार्च अप्रैल मई एंड जून इज इतना रुपया। इफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द मंथ ऑफ जून इज इतना देन फाइंड हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ द फरवरी। कहा गया कि अगर हम बात करें फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए तो एवरेज सैलरी दी गई 12,000। अगर एवरेज सैलरी 4 महीने की 12,000 है तो कुल सैलरी कितनी हो जाएगी? 48,000। ठीक है। आपको और दिया गया कि एवरेज सैलरी मार्च, अप्रैल, मई और जून का, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो सैलरी दिया गया वो कितना है? एवरेज 3,000 रुपये। अगर एवरेज सैलरी दी गई 3,000, ठीक है, तो आपको पता है कि ये 3,000 है, ठीक है, 3,000 कर लीजिए। अगर ये 3,000 है तो आप कहेंगे कि इसका कुल सैलरी कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगा। और आपसे कहा गया कि अगर जून के लिए सैलरी 8,000 रुपये हो, यानी जून के लिए आपकी जो सैलरी है वो 8,000 रुपये है, तो आपसे कहा क्या गया कि आपको फरवरी की सैलरी ज्ञात करनी है। अब देखो, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको और इसको घटाएं, यानी कि दोनों इक्वेशंस को घटाएं, तो आप कहेंगे मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई कट जाएगा। यानी आप कह सकते हैं फरवरी माइनस जून इज इक्वल टू 48 में से 12 जाएगा 36,000। अगर फरवरी माइनस जून बराबर 36,000 हो गया, जून की सैलरी 8,000 है, तो फरवरी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 36 प्लस 8 44,000। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई गलती ज़रूर दी गई है। आप कहेंगे अगर फरवरी 44,000 हो गया तो ये मिलके 4,000 और 4,000 प्लस जून, ठीक है, 8,000 12,000 बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ अंक बदला लग रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन में हो सकता है कुछ दूसरा दिया गया। आपको क्या दिया गया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की एवरेज सैलरी 12, तो टोटल हो गई 48,000। सिमिलरली दिया गया मार्च, अप्रैल, मई और जून की जो एवरेज सैलरी है वो 3,000 है, तो कुल सैलरी 12,000 हो गई। जून की सैलरी दे दी गई 8,000। अब आप अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा फरवरी की सैलरी माइनस जून की सैलरी बराबर 36,000। आपने यहाँ पे जून की सैलरी रख दी तो फरवरी की सैलरी आ गई 44,000 रुपये। समझ आ गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस तरह नहीं रहा होगा। ये क्वेश्चन मान लो ये, चूँकि अगर आपको जैसा मुझे मिला था वो इस प्रकार से मिला था कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा पॉसिबल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बराबर 1, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ दिखे? अब ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो आया ही गलत होगा या तो हम तक गलत आया होगा। तो आप मान लो दिया गया हो कुछ इस प्रकार से रिलेशन कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से दिया गया हो। तो आपसे पूछा गया ए और बी के बीच रिलेशन कितना है। तो आप कहेंगे कि अगर ऐसा दिया गया, या आप कहिए 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे कर लीजिएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रिलेशन दिया गया था। तो आप कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर
या सबको इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0, यानी कि a बराबर b हो जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, आप कर लीजिएगा 2 टाइम्स आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपका रिलेशन हो जाएगा a बराबर b। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कहा गया जो लेंथ है वो 5 टाइम है चौड़ाई का। अब कहा गया एरिया दी गई आपको 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया क्या होती है L इंटू बी, ये दिया गया आपको 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप कहेंगे 5b इंटू बी, यानी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 2000, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400। अगर बी स्क्वायर 400 हो गया तो बी बराबर हो गया 20। अब बी बराबर 20 हो गया, यही आपसे पूछा गया था कि विड्थ कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा मुंह में छाला है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ दिक्कत आ रही होगी आपको, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, सही हो जाएगा, फिर आवाज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आपको एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 की वैल्यू पूछेगी। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये भी फार्मूला होता है, चौंकिएगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये बराबर आपको दिया गया 16 दिया गया। इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि एक्स प्लस वाई 4 है तो इससे कटेगा, ये 4 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 3xy इज इक्वल टू, अगर 4 हो गया तो आप कहेंगे कि 12 बराबर 3xy, या आप कह सकते हैं एक्स वाई बराबर 4 हो गया, एक्स वाई बराबर 4 हो गया। अब एक्स वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो आप कहेंगे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 4, तो आप कहेंगे एक्स बराबर 2 हो गया, वाई बराबर 2 हो गया। अरे देखिए एक्स वाई का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल भी 4 है, योग भी 4 है, तो दोनों संख्या 2 हो जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू रखिए, तो 2 के पावर 4 16 प्लस 2 के पावर 4 16, यानी कि 16 16 32, तो आपका आंसर हो गया 32। या आप यहाँ पे x बराबर वाई रख के भी सॉल्व कर सकते थे, x बराबर वाई रख के आपको सीधे x बराबर वाई बराबर 2 मिल जाता, आप सॉल्व कर लेते। कहा गया फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 25%, 15% एंड 10%। कहा गया 25%, 15% और 10% की 3 क्रमागत छूटें दी जाएं तो आपको रिजल्टेंट छूट यानी रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या मिलेगा। हम मान लेते हैं कि 100 किसी चीज़ का अंकित मूल्य है, 25% डिस्काउंट देंगे यानी इसके 75% बचेगा, यानी इसका 3/4 बचेगा। फिर कहा गया कि इसका 15% डिस्काउंट दिया गया, 15% बोले तो 17/20, यानी 20 था तो 17 हो गया। फिर कहा गया 10% डिस्काउंट दिया गया, यानी 10 होता तो 9 हो जाता। अब आप काटिए, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, यानी आपका बचा कितना 3 9 27 गुणे 17/4 दूनी 8, यानी आप काटिए 17 7 119 और आपका हासिल आ जाएगा 11, 17 दूना 34 और 11 45, यही तो हो गया, और अपान 8, यही हो गया 17 7 119 और आपका बचेगा कितना 17 दूना 34 11 45, यानी इसको काटेंगे तो मिलेगा आपको ये लगभग कितना है, अरे 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 3 30, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 60, यानी कि जो 100 था वो अब हो गया 57.375। तो हमने कितना छूट दिया, 100 रुपये की वस्तु 57 रुपये 37 पैसे में मिल रही है, तो आपने कितनी छूट दी, आप कहेंगे कि 42 रुपये 625 पैसे, 42.625% की रिजल्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, या आप अगर करना चाहते तो 25% और 15% का रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 40 माइनस 25 गुणे 15, यानी कि 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 7 37, यानी 375/100, यानी ये आपका हो जाता कितना 40 माइनस 3.75, ठीक है, यानी ये आपका हो गया 36.25। अब 36.25% और 10% का रिजल्टेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो 36.25 प्लस 10 माइनस 3.625, यही हो जाता। और ये कितना हो जाएगा 36 10 46.25 माइनस 3.625 घटाते तो 42.625 करके आंसर कितना आ जाता 46 ये आप 0 लगा लीजिए 25 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा कितना 12 में से 6 जाएगा, हाँ 42.625 का रिजल्टेंट डिस्काउंट आ जाता। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर x% y% के दो रिजल्टेंट डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो उनका परिणामी होता है x + y - xy/100, यही होता है। अगर x और y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हो जाता है x + y - xy/100। कहा गया ये कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 54 km/h फॉर 30 मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस बाई हाउ मच
द स्पीड ऑफ कार शुड बी इंक्रीज सो दैट इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 20 मिनट। आगे अगर 54 की स्पीड से जाती है तो कोई दूरी 30 मिनट में तय करती है। 30 मिनट बोले तो आधे घंटे में तय करती है। अगर 54 की स्पीड से आधे घंटे लगते हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे ये है स्पीड, ये है टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी 27 किलोमीटर। अब कहा गया 27 किलोमीटर को हमें चलना है 20 मिनट में। अगर 27 किलोमीटर को टाइम लेना है 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटे, तो स्पीड कितनी हो चाहिए? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 27/1/3 यानी कि 81 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसमें ये ना कहिएगा स्पीड तेज है, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, इस वजह से स्पीड में तेज रख रहा हूँ। एक न्यू टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा जाने लगा। कहा गया 21 के पावर रूट एक्स प्लस 20 के पावर रूट एक्स बराबर 29 के पावर रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है। अरे 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 20 29 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आप देखिए रूट एक्स सब में मतलब सबकी घात यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे 2 है, यानी कि आप रूट एक्स बराबर 2 कर देंगे। अगर रूट एक्स बराबर 2 हो गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तब वो 29 का स्क्वायर बनता है। तो आप कहेंगे कि जो घात लगी थी वो रूट एक्स था वो 2 के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहा गया सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी एंड डी 70 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा देखो, कहा गया कि ए बी सी डी की आयु का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपको दिया गया 70। ठीक है, अब कहा गया 5 साल बाद सबकी आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? +5 बढ़ जाएगा, इसकी आयु में भी +5 बढ़ जाएगा, इसकी आयु में भी +5 बढ़ जाएगा, इसकी आयु में भी +5 बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा? 5 5 10 5 15 5 20, यानी रिजल्टेंट आयु कितनी हो जाएगी? 70 + 20 यानी 90 वर्ष हो जाएगी। समझ आ गया? सबकी आयु 5 वर्ष बढ़ेगी तो 4 लोगों की मिलकर 20 वर्ष बढ़ जाएगी। कहा गया द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल दैट टचेज द स्मॉलर सर्किल। कहा गया 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 4.5 है, एक की त्रिज्या 7.5 है। कहा गया एक जीवा जो बड़े वाले वृत्त की है छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, तो इसकी लंबाई निकालनी है। आपको ये दिया गया है 4.5, ये दिया गया है 7.5। अब आप देखिए 7.5, 4.5 और 6 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि आपकी ये लंबाई हो गई 6, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इतना 6 हो गया, आपको पता है कि केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, यानी ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी पूरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। अब आप कहेंगे सर आपको 7.5, 4.5 और 6 कैसे पता है कि ट्रिपलेट है? तो आप देखिए 1.5 से काटिए तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और 3 5 और 4 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो जो हमने लिया है 3, वो 3 ना होकर इसका 1.5 गुना था, 4.5 था। जो हमने 5 लिया वो 5 ना होकर इसका 1.5 गुना था। तो जो हमारा 4 आया है वो 4 ना होकर इसका 1.5 गुना यानी 6 हो गया, यानी कि ये दूरी 6 आ जाएगी। ठीक है, कहा गया कि द शैडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि एक जो वृत्त है पेड़ है उसकी छाया उसकी ऊंचाई की, अगर उसकी ऊंचाई √3h थी तो उसकी छाया कितनी बन रही? h बन रही है। तो आपसे कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये कोण आपको ज्ञात करना है। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला कोण आपसे ज्ञात करने को कहा गया। अब अगर आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया यानी कि उन्नयन कोण पूछा गया, तो आप कहेंगे अगर ये थीटा हो या परपेंडिकुलर हो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? निकालिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी √3h अपान h कट गया। tan थीटा बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। अगर tan थीटा बराबर tan 60 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया? 60 डिग्री। कहा गया इफ sin a इज इक्वल टू 0.96 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस sin q भी। ध्यान दीजिएगा 0.96 को क्या लिख सकते हैं? 96/100, 4 से काटिए 24/25 हो गया। अब आप देखिए साइन ए बराबर 24/25, यहाँ कॉमन ले लीजिए साइन ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया 24/25, ब्रैकेट में 1 प्लस 24 का स्क्वायर 576/625, सॉल्व करिए तो ये हो गया 24/25, ब्रैकेट में 625, ये 625 है। ठीक है, और ये कितना 576 जोड़ना है यानी 1201/625। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 24 × 1201, यानी कि ये 24 हो गया, और 24 दूना 48, 24 एकम 24 और 4 28, यानी 28,824 बटे कितना हो गया? 15,625। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि केवल साइन ए की वैल्यू रखनी थी। अब अगर साइन ए बराबर 0.96 आ गया यानी कि 24/25 आ गया तो साइन ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आप निकाल सकते थे, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं था। कहा गया ये पर्सन टेक्स सम ऑफ Rs 7,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years एंड गिव्स दिस मनी टू अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ 6.13% पर एनम। फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाई हिम इन टू कितना ईयर 3 years। देखो कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट पे वो 7,000 रुपये लेता है 5%। देखो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहीं लिखा नहीं, आपको कैसे पता चला? मैं बताऊं आपको, अगर कहीं ये नहीं लिखा गया कि कितने प्रतिशत मतलब कंपाउंड, मतलब उसमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि कंपाउंड कहीं शब्द आपको मिल नहीं रहा है तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे। आपने कहा 5% पर एनम पे उसने दिया 3 साल के लिए, अगर 5% 1 साल का ब्याज मिलता है 3 साल का 15% मिलेगा। सिमिलरली आपसे कहा गया कि इसको उसने जो 15% पे लिया 15% उसको देना है, यानी जो भी धन लिया उस पर 15% वो टैक्स मतलब चार्ज पे करेगा यानी ब्याज पे करेगा। और उसने उसी धन को 6 सही 1/3% यानी 19/3% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया। अगर 1 वर्ष में 19/3% मिलेगा तो 3 वर्ष में 19% मिल जाएगा, यानी उसको देना है 15% लेकिन उसको मिल रहा है जहाँ पे उसने दिया है जिसको लोन उससे 19% रिटर्न मिल रहा है। यानी आपका फ़ायदा कितने परसेंट का हो रहा है? आप कहें कि 100 रुपये मैंने लिए 15% की ब्याज की दर से और 19% पे मैंने वो 100 रुपये कहीं लगा दिए तो आपका फ़ायदा कितना हो रहा है? 4% का। यानी 4% किसका? 7,000 का। तो कितना फ़ायदा होगा? 7,000 का 4% कितना होता है? 280, यानी 280 रुपये का फ़ायदा होना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए, कहा गया द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6 cities एंड द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स अमंग देम। यानी कि टेबल जो है वो परसेंटेज दिखाता है मेल का और आपसे कहा गया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ बराबर 10,000। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, कहा गया क्वेश्चन को थोड़ा सा कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। अब देखो कहा गया कि सिटी बी में 10% लोग रहते हैं, ठीक है। सिटी बी में 10% लोग टोटल रहते हैं, ठीक है। और आपको दिया गया कि एफ में रहने वाले लोगों की संख्या यानी कि 20% ऑफ पॉपुलेशन आपको दिया गया है 10,000 है। अगर 20% 10,000 है तो कुल जनसंख्या सभी शहरों की कितनी हो जाएगी? 10,000 का 5 गुना यानी कि 50,000 कुल जनसंख्या हो जाएगी हमारी। 50,000 हमारे पास कुल जनसंख्या। अब देखिए आपसे कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। यानी कि आपसे कहा गया फीमेल और मेल पॉपुलेशन के बीच का अंतर कितना है सिटी बी के लिए, ठीक है। अब देखिए सिटी बी कहाँ है? ये सिटी बी की कुल जनसंख्या ही 30% है, सॉरी सिटी बी की कुल जनसंख्या ही 10% है। सिटी बी की कुल जनसंख्या यहाँ पे दिख रही है 10% और इसमें कहा गया 10% का 30% तो मेल है, यानी कि 10% का 30% कितना हो जाएगा? 3% मेल। 3% कुल जनसंख्या का मेल है सिटी बी में, तो कितनी परसेंट फीमेल बचेंगे? 7% फीमेल बचेंगे। 3% मेल 7% फीमेल, यानी अंतर कितना हो जाएगा? 4%। 4%। अगर 20% बराबर 10,000 है तो 4% कितना हो जाएगा? 5 से इधर भाग कर दो तो 5 से इधर भी भाग करना पड़ेगा, तो 5 से 10,000 में भाग करोगे तो 2,000 आ जाएगा, यानी अंतर कितना हो गया? 2,000 का। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल 6 cities टुगेदर। कहा गया टोटल मेल्स कितने हैं। अब देखो अगर ए के लिए बात करें तो ए की जनसंख्या 20% है कुल जनसंख्या की, उसमें 50% मेल है तो यानी कि 10% मेल हो गए नेट रिजल्ट मतलब नेट जनसंख्या का। अगर बी की टोटल जनसंख्या 10% है, टोटल जनसंख्या अगर 10% है इसका 30% मेल है यानी कि 3% इस पर मेल है। कहा गया सी की कुल जनसंख्या 25% है, इसका 20% मेल है यानी कि 5% इधर मेल है। डी की जनसंख्या 15% है, इसका 40% मेल है यानी 6% मेल यहाँ है। 15 का 40% 6% हो जाए। और कहा गया ई के लिए कुल जनसंख्या 10% है, उसका 60% मेल है यानी 6% यहाँ भी है। और एफ की कुल जनसंख्या 20% है तो उसका 50% मेल है यानी कि यहाँ पे 10% मेल है। अब आपसे कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स, तो 10 3 13 5 18 6 24 6 30 10 40% हो जाएगा। और आपने देखा है कि अगर बात करें 20% तो 20% आपका कितना है? 20% कितना है? यहाँ पे देखिएगा आपने कहा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल 6 cities टुगेदर, यानी कि सभी 6 शहरों में मेल्स की जनसंख्या का मतलब प्रतिशत कितना है। तो अगर प्रतिशत पूछा जाएगा तब तो 40% है, लेकिन अगर संख्या पूछी जाएगी तो आपको दिया गया था कि एफ की जनसंख्या 20% जो है टोटल जनसंख्या का वो 10,000 है, ठीक है। 20% जो है वो 10,000 है तो 40% कितना हो जाएगा? अगर 20% 10,000 है तो 40% हो जाएगा 20,000।
समझ आ रहा है कि या नहीं आ रहा है? देखो फिर से समझो, मैंने कहा कि एक ही जनसंख्या ही कुल 20% है, कुल जनसंख्या का 20% एक ही जनसंख्या, और जितनी एक ही जनसंख्या उसका 50% मेल है। एक ही जनसंख्या 100 में से 20 है, एक ही जनसंख्या 100 में से 20 है, और कहा गया 20 का 50% मेल है। यानी ए में मेल कितने हैं? अगर 20 जनसंख्या ए की होती तो उसका 50% मेल, यानी एक की जनसंख्या कितनी होगी? ए में मेल की जनसंख्या कितनी होगी? 10 100 में, यानी कि 10%, वही। ठीक है, अब हमने कुल मेल जनसंख्या निकाली तो हमारी 40% आई, किसकी? कुल जनसंख्या की। और हमें पता है कि यफ की कुल जनसंख्या जो है वो 10,000 है, यानी कुल जनसंख्या का 20% 10,000 है, तो आपसे 40% पूछा जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। कहा गया द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 6 सिटीज टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल 6 सिटीज टुगेदर। कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो कितने प्रतिशत है कुल जनसंख्या का। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ए की 50% मेल हैं तो यहाँ पे 50% फीमेल होंगी, 70% यहाँ फीमेल होंगी, 80% यहाँ होंगी, 40% अगर मेल है तो 60% यहाँ होगी, 40% यहाँ होगी और 50% यहाँ होगी। ठीक है, अब देखिए, ए की जनसंख्या का ध्यान दीजिएगा, ए की जनसंख्या का 50% फीमेल है यानी 10% फीमेल है, बी की जनसंख्या 10% का 70% फीमेल है यानी 7, मतलब वो कितना आया था आपका? अच्छा, ये क्या करने के लिए ये निकाल रहे हैं? आपने अभी निकाला था मेरे भाई कि 40% कुल मेल है, कुल मेल की संख्या जो 6 शहरों में वो कुल जनसंख्या का 40% है। 100% जनसंख्या है और उसमें मेल और फीमेल ही रहते हैं। आपने कहा कि 40% अगर मेल हो गए 100% में से तो कितनी फीमेल बचेंगी? अरे 100% में से 40% अगर मेल हो गए और थर्ड जेंडर नहीं है या कोई और जेंडर नहीं है तो फीमेल कितनी बचेंगी? 60%। तो क्या ज़रूरी था इसमें सॉल्व करने का? तो आप यहाँ पे 60% मार्क कर देते। समझ आ गया? अभी पिछला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने थे। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गए हो। 20 क्वेश्चंस का सेट आज नहीं था क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड करवाने थे। अब 19 मार्च का बचा, 19 मार्च की तीनों शिफ्ट कल आपको मिल जाएगी, उसके बाद ये खत्म होगा, फिर हम वही आ जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सेट पे। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा मेरी तरफ से आपकी मतलब आपके लिए एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। जल्दी से 30,000 पहुँचाओ, वो आपका काम है। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।